नंबर 1 है इसका फाइनेंस ऑफ हाउसहोल्ड, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे मुनीबा। सेकंड वन फाइनेंस ऑफ फर्म, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे खदीजा। और द लास्ट और थर्ड वन फाइनेंस फॉर गवर्नमेंट, जिसको मैं खुद रिप्रेजेंट करूंगा। और द लास्ट वन रोल फॉर फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी, वो फैलान करेंगे। अगर आपको प्रेजेंटेशन के दौरान कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा और प्रेजेंटेशन के लास्ट के अंदर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं मुनीबा को बोलूंगा क्या है आपकी प्रेजेंटेशन, कंटिन्यू करें। अब लर्निंग आउटकम, सॉरी, फाइनेंस और हाउसहोल्ड के अंदर हम लोग फ्लो ऑफ फंड, मूवमेंट ऑफ मनी एंड रोल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के बारे में बात करेंगे। और फाइनेंस और फर्म्स के अंदर आइडेंटिटी फॉर द सोर्स ऑफ फाइनेंस, उसकी जरूरियात और उसकी डिफिकल्टी फाइनेंस फेस करने के लिए इसकी बात करेंगे। फाइनेंस और गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट की पेमेंट और रिसीट के बारे में बात करेंगे। फिर उनकी मिसमैचिंग होती है, मैच करना होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और गवर्नमेंट के सरप्लस और डेफिसिट के बारे में बात करेंगे। और लास्ट वन जो है रोल फॉर फाइनेंशियल फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, जिसको फैलान एक्सप्लेन करेंगे। और उसके फ्लो ऑफ फंड और उसके एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। तो फाइनेंस और हाउसहोल्ड मुनीबा स्टार्ट करेंगी। Assalamu alaikum. My name is Munira Fitawat and today's my topic is finance for household. सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि फाइनेंस है क्या। कोई बता सकते हैं फाइनेंस क्या है? जी, जिसके लिए हम पे करें। हाँ जी, जैसे कि हम लोग कोई भी गुड एंड सर्विसेज लेते हैं तो उसके बदले हम लोग जब पे करते हैं तो बोलता है फाइनेंस। आगे है फ्लो ऑफ फंड्स। फ्लो ऑफ फंड्स क्या होता है? जो भी हमारे मतलब कोई भी हो सकते हैं पीपल्स एंड सिचुएशंस के दरमियान इकोनॉमिक सिस्टम में जब पैसा गर्दिश करता है एक से दूसरे के पास जाता है, वो फ्लो ऑफ फंड्स होता है। मूवमेंट ऑफ मनी क्या है कि मतलब अगर मेरे पास पैसा है, मैं आपको दे रही हूँ, अब ये बंदा अगले को दे रहा है, तो ये मूवमेंट ऑफ मनी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ICMA में आए हैं, जब इधर आए थे तो हम लोगों ने फीस दी थी। अब इनके पास स्टाफ है कि उससे दे रहे हैं, आगे अगर जैसे कोई चीज़ इन्होंने लेनी है, कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं, उन्हें दे रहे हैं, तो ये जो आगे से वो किसी को दे रहे हैं जिधर से लेके आ रहे हैं। तो इस तरह जो है ये फ्लो कर रहे हैं फंड्स हमारे। अब हमारे पास ना 3 मेन सेक्टर होते हैं जिनसे ये जब फ्लो ऑफ फंड्स होते हैं। 3 मेन सेक्टर कौन से हैं? एक है पर्सनल सेक्टर, एक है बिजनेस सेक्टर और जो थर्ड है वो है गवर्नमेंट सेक्टर। पर्सनल सेक्टर क्या है? पर्सनल सेक्टर में हमारे आ जाते हैं हाउसहोल्ड या कोई भी इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। जैसे कि एक घर की मिसाल ले लें, उसमें जॉइंट फैमिली है, वो आएंगे पर्सनल सेक्टर में। उसके बाद है बिजनेस सेक्टर। बिजनेस सेक्टर में कोई भी फर्म्स हो सकते हैं, कोई भी बिजनेस हो सकता है। इसके बाद है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे पूरे मुल्क की वो होगी गवर्नमेंट। आगे लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में क्या है? किसी भी डिस्ट्रिक्ट की होगी, किसी भी तहसील की होगी, मतलब जो महसूस है। और अगर पब्लिक कॉर्पोरेशन। इसके बाद है कि नीड फॉर फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन होता क्या है? जो हमारे होता है ना मनी ट्रांसफर करना सेवर्स टू बार्गर्स, उसे बोला जाता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। फॉर एग्जांपल सेवर्स हैं, बैंक है और इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। सेवर्स हैं, इनके पास वो है मनी है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? अपनी मनी को बैंक में जमा करवाते हैं, ठीक है। अब इन्वेस्टर्स हैं, इनके पास पैसा नहीं है, इन्होंने बैंक से लेना है। अब ना बैंक जब इन्हें देगा ना तो 10% रखेगा इंटरेस्ट। 100 रुपीज था, 100 रुपीज इससे लिया, 110 बन गए। अब जब इससे वापस करना है 110 करना है, जो 10% है वो बैंक रखेगा। तो ये है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। जो इकोनॉमी होती है ना वो 2 किस्म की होती है। एक है बार्टर इकोनॉमी और एक है मनी बेस्ड। जो बार्टर है ना ये पहले थी, जब मोहनजोदड़ो का जमाना था ना तब थी। इसमें क्या था कि जो है अगर हम लोग कोई गुड एंड सर्विसेज ले रहे हैं ना किसी से, उसके बदले गुड एंड सर्विसेज ही देनी है तो हम लोग कोई चीज़ ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, उसके पास गंदम है, उसने अब कपड़े लेने हैं, तो जब उसने कपड़े लेने हैं ना तो जो शॉपकीपर है उसके पास जाकर सिर्फ गंदम देगा तो वो कपड़े लेगा। लेकिन अब ये नहीं चल रहा। जो मनी बेस्ड है इसमें ये है कि जो हम लोग अब यही होता है कि कोई भी हम लोग उन्हें चीज़ लेनी है ना, उसके बदले हम लोग पैसे
लेकिन जो बार्बर्स होते हैं ना, इनके एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं, इनकम कम होती है। ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास इतना पैसा नहीं होता, तो फिर ये क्या करते हैं कि ये सेवर से लेते हैं। अच्छा, इंटरमीडिएरीज क्या होता है कि जिसके थ्रू ये ले रहे हैं ना बार्बर सेवर से पैसा, वो होते हैं इंटरमीडिएरीज। और उसकी एग्जांपल क्या है कि बैंक है, क्योंकि आप इन्वेस्टर्स इनके पास नहीं है, इन्हें इन्वेस्ट करना है, ये बैंक सेवर से लेंगे, किसके थ्रू लेंगे? बैंक से। ये इंटरमीडिएरीज है। और ये जो पूरा ये है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। आगे हमारा टॉपिक है हाउसहोल्ड। हाउसहोल्ड क्या होता है, कोई बता सकता है? अच्छा, मेरा एक सवाल है। प्रेजेंटेशन के लास्ट बता सकते हो हाउसहोल्ड क्या है? मैंने आपके पीछे बताया भी था। चलो कोई बात नहीं। जो हाउसहोल्ड है, कोई भी फैमिली हो सकती है, कोई भी एक सिंगल पर्सन नहीं, फैमिली हो सकती है, कोई कपल हो सकता है, कोई भी हॉस्टल वगैरह में जो बच्चे रह रहे हैं वो होता है। ये क्या मेन क्या होता है कि जो लोग हैं ना वो मिल के रह रहे हैं, उनका लिंक है या नहीं है, लेकिन वो मिल के रह रहे हैं, जैसे कि और आपस में ना मनी शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, तो अब हम लोग जो हॉस्टल है वो हमारे रिश्तेदार तो नहीं है ना, लेकिन हम लोग उनसे मनी एक्सचेंज करेंगे, हम लोग उधर रह रहे हैं, तो ये हाउस होल्ड आ गया। इसमें क्या आता है? इनकम या एक्सपेंडिचर्स। इनकम क्या है? इनकम में हमारा क्या क्या आता है? सेविंग आ सकती है, इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं, हमारी एम्प्लॉयमेंट आ सकती है, सोशल सिक्योरिटी फंड्स आ सकते हैं। अब जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टर्म और एक होते हैं लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या है? शॉर्ट में हमारी बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान। ये जो लॉन्ग टर्म में इसमें क्या आता है कि ये कोई भी घर लेना, जैसा पेंशन हो रही है, आप ये तो ना पेंशन लेके घर बैठ जाएंगे, आगे ये भी देखना है कि पेंशन के बाद हमने क्या करना है कि हम लोग अपने घर वालों को चला सकें, उनकी जिंदगी हमारी इजीली गुजर जाए, तो वो आगे आएंगे हमारे लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स में। अब ना इधर एक वर्ड है लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक बंदा भी जॉब कर रहा है, उससे जो पे मिल रही है वो तो या मंथ के स्टार्ट में मिल रही है या एंड पे मिल रही है, एक ही दफा मिल रही है ना। और जो वो उसके अखराजात एक्सपेंडिचर्स हैं वो रोज होते हैं, आज सब्जी लेनी है, किसी का कपड़ा लेना है, कोई शादी आ गई है उसमें जाना है, तो ये आगे एक्सपेंडिचर्स। अब ना जो इनके दरमियान डिफरेंस आता है ना, जो हमने कैश रिसीव करनी है और एक्सपेंडिचर्स के दरमियान, ये होता है लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। हमारे पास ना तीन तरीके होते हैं जिन्हें हम डील कर सकें लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन से। अब क्या है? एक है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या है? हमारी बेसिक जो है ना रूटीन्स होती हैं, जैसे कि अब हम लोगों ने कोई भी चीज़ लेनी है, सब्जी लेने जा रहे हैं, कोई भी चीज़ खा रहे हैं, तो ये आ गया शॉर्ट टर्म में। अब इसमें क्या है? हमारे पास अगर कैश होगी में, तो हम लोग जाके जो भी हमारी डेली कोई चीज़ लेनी होगी वो ले सकते हैं, या फिर हम लोग क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड, इनके थ्रू ले सकते हैं, तो ये आ गई शॉर्ट टर्म में। अब है मीडियम टर्म। मीडियम टर्म में क्या है कि कोई भी चीज़ मतलब एक्सपेंसिव आइटम खरीदना, किसके लिए गिफ्ट खरीदना, या कोई छुट्टी वगैरह आ गई, हॉलीडे आ गया, तो उससे जाना है बाहर, आज चलो जी आज घूमने जा रहे हैं, तो उसके लिए जो मीडियम टर्म में आएगा वो उससे हम कैसे डील कर सकते हैं? या तो जब हमारा सरप्लस पीरियड चल रहा है ना, तो हम लोग सेविंग कर लेंगे, तो वो जब हमारे पास नहीं होंगे तो काट लेंगे। लेकिन अगर जैसे हमारे पास कोई सरप्लस नहीं, हमें चाहिए, हमने छुट्टी को मनानी है जाके कहीं, तो हम क्या करेंगे? किसी से उधार ले लेंगे और उसे बोलेंगे कि जब हमें सैलरी मिली तो हम आपको वापस कर देंगे। आगे आ गया लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या है कि आप कोई भी घर लेना है या फिर लेना है कोई भी मतलब जमीन वगैरह, या जैसे अब पेंशन हो रही है, पेंशन के बाद देखना है कि आप क्या करना है, तो जब आपके पास ना पहले पैसा होता है, या तो आप पहले जमीन खरीद लो या कोई भी ऐसा कारोबार कर लो कि पेंशन के बाद ना आपको कोई भी डिफिकल्टी ना आए आपकी लाइफ में ना, तो या फिर ये है कि आप जमीन बेच के कोई ऐसी चीज, अगर आपके पास जमीन है आप जमीन बेच के भी कर्जा ले सकते हो, या जमीन ऐसे बेच दो, तो वो आएगा हमारा लॉन्ग टर्म में। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? अच्छा, इसमें अगर इन्वेस्टर बैंक से लोन ले रहा है तो इन्वेस्टर का क्या फायदा? इन्वेस्टर्स का फायदा ये है, मतलब देखिए इन्वेस्टर जो खुद एक इन्वेस्ट करने वाला होता है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो इन्वेस्ट कर दिया, उसने अपना बिजनेस चला लिया, ठीक है। अब बिजनेस में उससे फायदा तो होगा ना, तो वो जो है वो अपना 10% दे रहा है, लेकिन उसका अपना फायदा भी तो हो रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है। चलो ठीक है, अभी नहीं फायदा हुआ, कुछ टाइम बाद तो फायदा होगा ना। ठीक है, लेकिन अगर 10% बैंक ले रहा है तो उससे सेवर्स को क्या फायदा?
सेवर जो वो अपना इधर दे रहे हैं ना, उसके बदले बैंक के लिए कुछ दे रहे हैं। तो इसी 10% में दे रहे हैं। यार एक सेवर देखो यार एक मिनट वेट करो, बैंक इधर सेवर से इधर अपना पैसा जमा करवा रहे हैं। अब कोई भी इतना पागल तो नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर वो अपने पास रखते हैं तो कहीं खर्च तो हो सकते हैं ना पैसे उसके, ठीक है, वो हो गया, उसके नीड भी नहीं। इधर है सेव है पैसे। अब बैंक है ना कि इन्वेस्ट कर रहा है, इससे इन्हें दे रहा है, बैंक इसको भी दे रहा है, कुछ ना कुछ तो इसे दे रहा होगा। कोई देखो बता रहा हूँ, अब एक बंदा पैसे अपने बैंक में रख रहा है, ठीक है, अब बैंक उसको फिक्स अकाउंट के बदले में उसको एक इंटरेस्ट रेट दे रहा है। फॉर एग्जांपल कि उसको बोले यार मैं आपको 3% पर एनम दूंगा। अब उसके पैसे रखे हुए, बैंक उसको आगे यूटिलाइज करना है। अब बीच में आता है इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर आने के बाद कहता है कि यार मुझे तो पैसे चाहिए। अब बैंक बोलता है ठीक है यार आपको मैं पैसे दे रहा हूँ, लेकिन 10% पर एनम पे दूंगा। अब जब उसने इसको दे दिया, अब जब इन्वेस्टर अपने किससे चुकाएगा तो 10% उसको रिटर्न करेगा, उसके रिटर्न में 3% वो सेवर को पैसे देगा। ये फायदा है सर। 10% में दिए तो 3% हाँ। दे दें। बैंक अपना देखो बैंक जो है ना दोनों साइड से कमा रहा मतलब बैंक को 7% बैंक को फायदा है। 7% 20% ले सकते हैं जितना उसका ठीक है। उसकी मर्जी ठीक है। है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है खदीजा एक्सप्लेन करेंगी, जो है फाइनेंस फॉर फर्म। तो खदीजा अस्सलाम वालेकुम। सो माय सेल्फ खदीजा इस्लाम एंड माय टॉपिक इज फाइनेंस फॉर फर्म्स। फाइनेंस की डेफिनेशन ये है कि इट इज एन आर्ट ऑफ द साइंस एंड आर्ट ऑफ मैनेजिंग मनी, कि हम फर्म में जो है पैसों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब इसके भी पहले हम पढ़ेंगे कि सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर फर्म्स, कि फाइनेंस में जो है सोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं कि फाइनेंस फेस कर सकें। तो इसके दो तरीके हैं, एक है इंटरनल फाइनेंस, एक है एक्सटर्नल फाइनेंस। अगर इंटरनल एक्सटर्नल में इसके एक्सपर्ट से समझाने से पहले कोई एग्जांपल से समझाऊं तो जस्ट इमेजिन कि आपको जो है बुक की ज़रूरत है, तो आप पैसे किससे मांगेंगे? अपने पेरेंट्स से मांगेंगे। तो पेरेंट्स से या बड़े भाई बहनों से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इंटरनल फाइनेंस। ठीक है, इसके अलावा इसी तरीके से फर्म्स में भी होता है कि फर्म जब अपने विद इन अ फर्म रहते हुए फाइनेंस जनरेट करिए, पैसे जनरेट करिए, तो उसके क्या होता है इंटरनल फाइनेंस। इसकी एग्जांपल ये है कि रिटेल अर्निंग। फर्म क्या करती है कि उसको अगर प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपीज़ का, तो वो पूरे 100 रुपीज़ जो है वो शेयर होल्डर्स में डिवाइड नहीं कर देती, वो कुछ पैसा अपने पास सेव रखती है। जैसे हाउस होल्ड में भी होता है, पूरे पैसा एक्सपेंड नहीं कर देते, कुछ अपने पास सेव भी करते हैं। तो वो जो सेविंग उसकी होती है वो क्या कहलाती है रिटेल अर्निंग। रिटेल अर्निंग के और भी बहुत सारे नाम है, जैसे लाइक सेविंग फाइनेंस और होता है अनडिस्प्यूटेड प्रॉफिट, ये सारे नाम रिटेल रिजर्व फॉर फाइनेंस। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सटर्नल फाइनेंस। अब फॉर एग्जांपल इनको जरूरत पड़ी सिगरेट की, इनके पास है नहीं पैसे, तो ये किसके पास जाएंगे? पेरेंट्स से तो मांग नहीं सकते कि भाई सिगरेट के पैसे तो मिलेंगे नहीं, तो थप्पड़ तो ये किसके पास जाएंगे? हाँ, दोस्तों के पास जाएंगे। किसी के पास भी अगर बाहर से पैसे लिया, घर से नहीं मिले, तो ये इनका क्या हो गया एक्सटर्नल फाइनेंस। जस्ट लाइक ऐसे ही फर्म में भी होता है कि फर्म को इंटरनली उसके जो फाइनेंस होते हैं उससे उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही होती, तो वो क्या करेंगे बाहर जाएंगे, किसी और मतलब तरीके से पैसे जनरेट करेंगे, तो उनकी क्या हो जाता है एक्सटर्नल फाइनेंस। अब इसकी एग्जांपल ये है कि दो तरीके से जो है एक्सटर्नली फर्म जनरेट कर सकती है फाइनेंस। एक है बॉन्ड्स, दूसरा है शेयर्स। अच्छा, बॉन्ड्स इशू करेगी, या तो फर्म बॉन्ड्स इशू करेगी या फिर शेयर्स इशू करेगी। बॉन्ड्स इशू करती है तो जो बॉन्ड्स इशू करती है तो वो फर्म के ऊपर लायबिलिटी होती है। ठीक है, उस पर जो है फर्म जो है वो एक फिक्स्ड रेट कैपिटल फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट देती है। ठीक है, अगर शेयर्स इशू करती है तो शेयर्स पे ये होता है कि फॉर एग्जांपल किसी ने अगर 1 लाख के शेयर्स खरीदे उस फर्म के, तो उसको जो है 1 लाख का जो है इक्विटी 1 लाख की इक्विटी उसको मिल जाएगी, वो उस कंपनी को ओनर बन जाएंगे 1 लाख। ठीक है, अच्छा इनका जो है प्रॉफिट और लॉस से कंसर्न होता है। ये जो होता है फिक्स्ड, इनका होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है, इनका प्रॉफिट लॉस से कोई कंसर्न नहीं होता, लेकिन इनका होता है। और ये जो है कंपनी के डिसीजन मेकिंग में नहीं होते हैं, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होती, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी नहीं सेलेक्ट कर सकते, इनके पास ये सारे राइट्स होते हैं, इसके लिए एक्चुअल कंपनी के ओनर होता है। ओके, फाइनेंस नीड्स फॉर फर्म्स। अभी पिछली स्लाइड से हमने ये पढ़ा कि भाई फाइनेंस कहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अब सवाल ये कि भाई पैसों की जरूरत पड़ेगी, जैसे मैंने एग्जांपल दी, अब पैसों की आपकी जरूरत पड़ी थी बुक्स लेने के लिए, इनको पैसों की जरूरत पड़ी थी सिगरेट के लिए तो ये इनकी जरूरतें थी, मतलब ये नीड्स थी। अब फर्म को पैसों की जरूरत क्यों पड़ेगी? तो एक ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए पढ़ सकती है। शॉर्ट टर्म में क्या आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो हम अकाउंटिंग में पढ़ते आ रहे हैं, करंट एसेट्स, जो जिसके लिए हमें बार बार पे करना पड़े, हर बार पे करना पड़े, और क्या वो 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं। जस्ट लाइक वेजेस हमें
बार बार पे करने होते हैं, हमें हर बार पे करने होते हैं। पेजेस है और सैलरीज है, यूटिलिटी बिल्स है और इन्वेंट्रीज है और क्या है रॉ मटेरियल्स, हमें क्या करने होते हैं हर बार पे करने होते हैं, ठीक है, बार बार खरीदने भी होते हैं और एक साल के अंदर अंदर ही खत्म मिल जाता है। ऐसा नहीं होता कि भाई मैंने रॉ मटेरियल्स खरीदा वो मेरे 10 साल तक चल रहा है, भाई वो खत्म भी हो जाता है वो इन्वेंट्रीज, ठीक है। तो ये आगे शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल में, ये होता है लेस देन 1 ईयर। अच्छा, अब इसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? शॉर्ट टर्म के लिए मैं पैसे कहाँ से, मेरे फंड में मैं शॉर्ट टर्म के लिए पैसे कहाँ से ले सकती हूँ, क्या क्या इसके सोर्सेज हो सकते हैं? तो द नंबर 1 इज क्रेडिट एग्रीमेंट, कि भाई मैं क्रेडिट, मुझे इमीडिएटली जो है पैसे चाहिए, ठीक है, इमीडिएटली मुझे पैसे चाहिए, मैं कहाँ से लूँ? तो मैं क्या करूँगी कि जो मैं क्रेडिट पर चीज़ें परचेज करूँगी, मुझे गुड्स चाहिए, सर्विसेज चाहिए, तो मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेज करूँगी या मैं बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू परचेज करूँगी, और या फिर जो है इसकी एक और एक बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, और एक होता है ट्रेड क्रेडिट, उसके थ्रू परचेज करूँगी। बैंक ओवरड्राफ्ट जो पिछली एग्जाम्पल दी कि बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू परचेज कर सकते हो, अब उससे कैसे करूँ? बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या? तो ये फैसिलिटी जो है बैंक देती है अपने अकाउंट होल्डर्स को। अकाउंट होल्डर वो जो फिक्स्ड अकाउंट होल्डर्स नहीं, जो सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं, उनको बैंक एक लिमिट दे देती है कि भाई फॉर एग्जाम्पल मेरा अकाउंट है बैंक में, ठीक है, मुझे ट्रांजेक्शन करनी है 1.5 लाख की, मेरे बैंक अकाउंट में है 1 लाख रुपये, तो बैंक ने मुझे ये एक लिमिट दे दी कि भाई आप 1.5 लाख तक जो है अपने बैंक अकाउंट से निकलवा सकते हैं। ये क्रेडिट लिमिट आपको बैंक देती है, लेकिन सिर्फ उनको देती है जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है तो बैंक मुझे ये फैसिलिटी नहीं देती है, और ये सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स की होती है जो बार बार बैंक में ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, सिर्फ बैंक उनको देती है, नॉर्मल सेविंग अकाउंट वालों को। अच्छा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? गिव एंड टेक, सिंपल है कि भाई मैं किसी, मेरी फर्म है, मैं किसी दूसरी फर्म के पास गई कि भाई मुझे सामान चाहिए पर पैसे मेरे पास है नहीं, तो भाई मुझे क्रेडिट पर आप सामान दे दो। अब वो ऐसे ही तो दे नहीं देगी, तो वो मुझसे क्या करेगी, एक पेपर साइन कराएगी, एक एग्रीमेंट साइन करवाएगी, रिटर्न होता है वो, उसमें वो ये लिख कर देगी कि भाई आपको इतने तारीख को इतने महीने में ये मुझे पैसे रिटर्न करने हैं, क्योंकि वो पहले होता था भाई मैं पैसे लेकर भाग जाऊँ, क्या भरोसा। तो एक रिटर्न एग्रीमेंट तो होना चाहिए, तो वो रिटर्न एग्रीमेंट दिस इज अ अनकंडीशनल ऑर्डर, एक तरह का ये ऑर्डर होता है कि भाई आपको इस डेट पे पैसे देने हैं। यूजुअली कितने महीने का होता है? 3 महीने का होता है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें शॉर्ट टर्म, ये जितने भी हमने बात की है ये सारे 1 साल के अंदर अंदर होने चाहिए, ये 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकते क्योंकि ये सारे क्या है शॉर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पिछला जो हमने पढ़ी पिछले स्लाइड उसमें ये था कि हमें शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूरत पड़े तो हम कैसे फाइनेंस फेस कर सकते हैं। अब ये कि लॉन्ग टर्म में हमें फाइनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, किस लिए? तो लॉन्ग टर्म क्या है हमारा? फिक्स एसेट्स जो हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं कि भाई मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे लैंड की ज़रूरत है, मुझे इक्विपमेंट की ज़रूरत है, मुझे मशीनरीज की ज़रूरत है, तो इन सब के लिए जो ज़रूरत पूरी करती है वो क्या होती है? लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसकी ज़रूरत इसके पड़ती है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये हो सकता है कि भाई मोर देन 10 ईयर्स, हमने तो अकाउंट में पढ़ा कि मोर देन 1 ईयर, तो अकाउंटिंग के एक्सपेक्ट से जो है लॉन्ग टर्म का मतलब होता है मोर देन 1 ईयर, पर अगर हम फाइनेंस के एक्सपेक्ट से देखें तो फाइनेंस में जो मोर देन 10 ईयर्स जो होता है वो हमारा लॉन्ग टर्म होता है, और 1 साल से 10 साल के दरमियान जो होता है वो हमारा होता है इंटरमीडिएट टर्म, ठीक है, इसमें है। अच्छा, इसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? हम क्या करेंगे? शेयर इशू करेंगे, ठीक है। ऐसे जो पहले हम क्रेडिट लिया था कि भाई वो 3 महीने का था, वो 4 महीने का था, अब हम असेट परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए हम 3-4 महीने में तो लैंड के पैसे पे नहीं कर सकते, तो हमें ज़्यादा टाइम के लिए कर्ज चाहिए होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कर्ज चाहिए या फिर हम अपने कंपनी की शेयर इशू करेंगे। शेयर इशू करेंगे तो शेयर भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी शेयर्स, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, ऑर्डिनरी शेयर्स में क्या होता है, जो नॉर्मली मैंने पिछली स्लाइड में बताई कि ऑर्डिनरी शेयर्स वो होता है कि भाई मैंने अपने कंपनी के शेयर्स इशू किए, जिसने 1 लाख का परचेज किया, वो क्या हो गया, कंपनी का मालिक 1 लाख उतने हिस्से का वो मालिक बन गया, 45% या जितने परसेंट का भी वो मालिक बन गया। उसके पास ये राइट्स भी हैं, वोटिंग राइट्स हैं कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेलेक्ट कर सके, और उसका जो है प्रॉफिट एंड लॉस से भी कंसर्न होता है, ठीक है। अच्छा, प्रीफरेंस शेयर्स में ये होता है कि भाई वो शेयर्स खरीदते हैं, वो बॉन्ड्स नहीं खरीदते, वो शेयर खरीदते हैं, पर वो एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई हमें जो है प्रॉफिट लॉस से कोई कंसर्न नहीं है, हम वोटिंग राइट्स हमारे पास नहीं है, हमें क्या चाहिए, बस एक फिक्स्ड अमाउंट चाहिए कि भाई हमें हर महीने इतनी ही रकम चाहिए मतलब चाहिए, भले कंपनी को 2 लाख का प्रॉफिट हो, भले 1000 का हो, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है, बस हमें ये फिक्स्ड अमाउंट चाहिए। तो इनका जो होता है ये एक्चुअल में कंपनी के मालिक होते हैं,
ये नहीं होते, इनका ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कोई लिंक होता है, ना इनकी वोटिंग राइट्स, ना ही कंपनी के मैनेजमेंट में होते, किसी चीज़ में ये इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिटेन प्रॉफिट्स। रिटेन प्रॉफिट जो मैं पिछली स्लाइड में बता चुकी हूँ कि कंपनी जो अपनी सेविंग जमा करती है वो पढ़ने डेफिनेशन भी ये कि रिटेन प्रॉफिट्स आर प्रॉफिट दैट हैव बीन केप्ट विद इन द कंपनी रादर देन पेड आउट टू शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड्स। मतलब शेयर होल्डर्स को देने के बजाय कंपनी अपने पास सेव करेगी, ठीक है। अच्छा, इसमें ये होता है कि कंपनी ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी, कंपनी को प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का, वो ऐसा नहीं करेगी कि 50 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और 50 रुपये अपने पास रख लिया। अब शेयर होल्डर्स खड़े हो जाएंगे कि भाई आपने इतना सा प्रॉफिट हुआ, आपने अपने पास इतने सारे रख लिए और हमें इतना सा दिया। तो वो ये करते हैं कि थोड़ी अमाउंट अपने पास रखते हैं, बाकी 80% ऑलमोस्ट वो दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेंचर कैपिटल या प्राइवेट कैपिटल। अगर BCRW की क्लास किसी ने ली हो तो सर ने बताया था कि अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ, मेरे पास दिमाग है, मेरे पास आइडियाज़ न्यू आइडियाज़ भी हैं, पर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या आना चाहूँगी, मैं इन्वेस्टर्स के पास जाऊँगी, फिर ये देखिए मेरा ये प्रोजेक्ट है, मुझे इससे पैसे चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। उसने तो वो जो क्या इन्वेस्टर्स होते हैं जो स्टार्टअप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो स्टार्टअप बिजनेस जो स्टार्ट हो रहा है उसमें, तो वो क्या कहलाता है, वेंचर कैपिटलिस्ट। और वो जो पैसे लगा रहे हैं वही क्या कहलाता है, वेंचर कैपिटल कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें रिस्क का जो फैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि भाई अभी बिजनेस स्टार्ट हुआ है, मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास कोई आएगा कि भाई हमें बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहिए, मैं पूछूँगी भैया आपके क्या आपके पास श्योरिटी कि आपका बिजनेस रन करेगा। तो जो ये वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं ना, वो पहले हर एंगल से पहले एनालाइज करते हैं कि भाई बिजनेस ये चल पाएगा भी क्या नहीं। ये प्रोफेशनलिज्म का वो करते हैं कि भाई पहले देखना है कि बिजनेस चलता भी है नहीं, लेकिन ये कि जितना भी कर लें अगर बिजनेस नहीं चल पाया तो इसमें रिस्क का फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, एक चीज़ ये कि स्लाइड्स में नहीं है कि फाइनेंस रेज करने के लिए हमें परेशानी भी हो सकती है, कुछ परेशानी जरूरी नहीं हर काम परफेक्ट हो, तो इसमें ये परेशानी हो सकती है कि भाई मैंने किसी कोई इन्वेस्टर मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो आगे चलकर क्या करेगा कि भाई मुझे इतने % की, मतलब वो चाहेगा कि उसको अथॉरिटीज मिल जाए। अब मैं अगर कंपनी में मालिक हूँ 40% की, वो 60% के, तो वो बोलेंगे भाई मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, मुझे अथॉरिटीज ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। फिर वो चाहेंगे कल को वो ये करेंगे कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट मेरी वापस करो, इसमें इन्वेस्टर्स में इन्वेस्टमेंट की है, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ तो बोलेंगे भाई मेरे पैसे मुझे वापस करो, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनेंस फॉर गवर्नमेंट। अब फाइनेंस फॉर गवर्नमेंट के लिए इससे मुराद ये है कि गवर्नमेंट को भी फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। अब वो किस तरीके से पड़ती है, अब गवर्नमेंट इसको हैंडल करने के लिए एक फिस्कल बजट को निकालता है। फिस्कल बजट किसे कहते हैं, एक्सपेंडिंग ओवर एक्सपेंडिचर। अब उसके अंदर आता है क्या, दो चीजें। अब दो चीजों में आता है कि इसका गवर्नमेंट पेमेंट करती है। गवर्नमेंट पेमेंट के अंदर होती है कि गवर्नमेंट उनको पे करेगी सोशल सिक्योरिटीज के अकॉर्डिंग। अब सोशल सिक्योरिटीज होती है गवर्नमेंट परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, शॉर्ट टर्म के अंदर गवर्नमेंट पे करेगी। तो गवर्नमेंट के अंदर अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज को पे करती है। सैलरीज के बाद आती है वो मेंटेनेंस ऑफ रोड। अब उसकी अपनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, अब उनको मेंटेन करती है। ये शॉर्ट टर्म के अंदर कैरी जिनके बदले में उसे गुड्स मिल रहे हैं। और उसके अलावा फिर आती है मीडियम और लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के अंदर उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के लिए उन्होंने अपना रोड है, उनकी बिल्डिंग्स है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करेगी। तो ये हमारी गवर्नमेंट परचेज। अब आते हैं ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट वो पेमेंट है जिसके बदले में गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिलता, सीधे पेमेंट कर रही होती है। जिसके अंदर अब आते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट फैक्टर। अनएम्प्लॉयमेंट फैक्टर उन कंट्रीज के अंदर एप्लीकेबल है जो डेवलप्ड होती है, ये पाकिस्तान के अंदर नहीं चलता। यदि यूके के अंदर है, इसके लिए मुझे अपने बंदे को रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है कि मेरे पास जॉब नहीं है, तो आप मुझे एक स्टाइपेंड जो भी आप मुझे मंथली इसकी दे दीजिए। और वेलफेयर बेनिफिट। वेलफेयर बेनिफिट के अंदर आता है कि गवर्नमेंट आपको पे करती है एजुकेशन सेक्टर्स के लिए। नेक्स्ट उसके लिए पे करती है कि आपको हेल्थ सिक्योरिटीज चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट सोशल सिक्योरिटी पेमेंट। सोशल सिक्योरिटी पेमेंट बेसिकली आप कह सकते हैं रिटायरमेंट पेमेंट को। जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होता है या उसकी सैलरी के अंदर से एक सर्टेन अमाउंट डिडक्ट होता रहता है हर महीने के लिए। जब वो बंदा रिटायर हो जाएगा तो उसको गवर्नमेंट पे करती है, उसके अंदर पेंशन दी जाती है। नेक्स्ट है पेनिस्ट्रेट पेंशन। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के बाद अपना जिंदगी गुजारने के लिए पैसे दिए जाते हैं, जिसे स्टेट पेंशन कहा जाता है। अब आते हैं गवर्नमेंट की रिसीप्ट पे। अब गवर्नमेंट चलाना आसान तो है नहीं। अब गवर्नमेंट इसके
अपने रेवेन्यू जनरेट करेगी। और रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगी, वो उसकी 4 टाइप्स है। अब वो मेनली टैक्स से कलेक्ट करती है। सबसे पहले हम आते हैं टैक्स ऑन इनकम। नंबर 1 है कि टैक्स ऑन इंडिविजुअल। टैक्स ऑन इंडिविजुअल से मुराद ये है कि वो जब ऑफिस वर्क करने वाले तो सैलरी बेस पे फाइलर, सर्टेन एग्जांपल दी फाइलर की। फाइलर इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस। द नेक्स्ट इज टैक्स पेड बाय द कंपनीज। अब कंपनीज के अंदर है कि जो कंपनीज प्रॉफिट अर्न करती हैं तो वो टैक्स भी पे करेंगी। बेसिकली उनको भी कहा जाता है कॉर्पोरेट टैक्स, जो प्रॉफिट अर्निंग कंपनीज हैं। उसके अंदर एक कैपिटल गेन्स है। कैपिटल गेन्स के अंदर प्रॉफिट कमाने वाली कंपनीज भी हैं, और उसके अलावा आता है कि जिन्होंने प्रॉफिट अर्न करने वाली कंपनीज के शेयर्स लिए हुए, वो उन शेयर्स के एक्सचेंज के ऊपर भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में भी टैक्स लगाती है। अब इनडायरेक्ट टैक्स से वो है कि हमने कोई चीज कंज्यूम करी है, अब कंज्यूम करने के बाद उसके ऊपर टैक्स है। मैं बाहर खाना खाने का बिल आया, बिल के ऊपर भाई लगी है कि 13% जीएसटी लगी है, वो तो पे करना पड़ेगा ना। अब उसके बाद आते हैं हम लोग सर्विस एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी होती है सर्विसेज के बदले दी जाती है। रोड ट्रैफिक चलान होते हैं, वो एक्साइज ड्यूटी के अंदर आते हैं। कार्स की पेमेंट, कार्स के चलान होते हैं कि सिविक सेंटर वाले आपसे लेते हैं, वो एक्साइज ड्यूटी है। और अब आता है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स वो टैक्स है जो प्रोडक्शन के स्टार्ट से लेके एंड तक सिर्फ कंज्यूमर पे करता है। फॉर एग्जांपल अब पेट्रोल आ रहा है, पेट्रोल की रिफाइनिंग से लेके उसकी डिलीवरी तक जितनी भी चीजें हैं वो वैल्यू एडेड टैक्स अंदर आएंगी और फाइनल कंज्यूमर पे करेगा। नेक्स्ट आता है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन के अंदर वो एम्प्लॉय जो है वो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कराता है अपनी फैमिली के लिए। जैसे सिविल सर्विस हॉस्पिटल है, उसके अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है अपनी ट्रीटमेंट वगैरह करा लेते हैं। और सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स के अंदर वही सर जो मैंने पहले बताया, रिटायरमेंट के पैसे भी इसी में आते हैं, तो पेंशन वगैरह सोशल सिक्योरिटी के अंदर। द नेक्स्ट वन इज अदर रेवेन्यू। अब गवर्नमेंट को कमाने के लिए अगर रेवेन्यूज भी चाहिए, अब वो अपने उसके अपने फंड्स भी हैं, जैसे पीआई है सर, रेलवे, और नेक्स्ट उसके बाद फिर वो सेक्टर्स को पॉइंट आउट करता है कि जो प्रॉफिट अर्निंग है। अब प्रॉफिट अर्निंग वाले के अंदर भी वो इन्वेस्टमेंट करता है, उससे भी अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। अब नेक्स्ट आता है मैचिंग गवर्नमेंट पेमेंट एंड रिसीव। ये एक जगह पे जाके जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है ना, तो फिर उसके रेवेन्यू में से वो आगे निकल जाते हैं। अब उसको बैलेंस करने के लिए बताया जाता है कि उसके तरीकेकार क्या है। ये हाउस होल्ड फर्म के तीनों चीजें एप्लीकेबल है, इसको लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन भी कहते हैं। अब जब एक्सपेंडिचर ऊपर होगा तो गवर्नमेंट अपना फाइनेंस तो रेज करना है ना। अब वो फाइनेंस कैसे रेज करेगी? अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है, शॉर्ट टर्म के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज हैं, फिर उनकी सोशल सिक्योरिटीज हैं, और जो रोज की उन्होंने पैसा खर्च करने का वो पैसे हैं। अब उनके पास क्या है, जब उनका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा तो वो डायरेक्टली जाके स्टेट बैंक से राब्ता करेगी। स्टेट बैंक बेसिकली गवर्नमेंट का बैंक ही होता है ना, सेंट्रल बैंक इसको कहते हैं। अब उससे वो पैसे लेके उसको एडजस्ट कर लेगी, पेमेंट हो गई। अब आता है लॉन्ग मीडियम टर्म की तरफ। अब इस टाइम अंदर क्या होता है कि जब गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स वगैरह बनाने हैं तो उसके लिए उसको अपने बजट को 1 साल से ज़्यादा रेज करना पड़ता है। अब 1 साल से ज़्यादा रेज करते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसी कंडीशन भी होती है कि कुछ इकोनॉमीज होती हैं जो बेहतरीन आप जाने जिनको काउंटर साइकिल बोला जाता है। अब अगर इसके अपोजिट में आए तो अपोजिट में आने के बाद कंडीशन ये है कि गवर्नमेंट को वैसे एक्सपेंडिचर आता है, वो डेफिसिट चलती है। डेफिसिट चलने के बाद लोगों की तनख्वाहें कम है, तो सारा बर्डन जो भी है वो गवर्नमेंट को बेयर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट उसको किस तरीके से बेयर करेगी? अब कुछ चीजें सेंट्रल बैंक नहीं दे पा रही, अब जाके गवर्नमेंट जो है वो राब्ता करेगी प्राइवेट सेक्टर से। अब प्राइवेट सेक्टर तो किसी भी टाइप का हो सकता है जो प्रॉफिट अर्निंग है। अगर उससे भी नहीं होता तो फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है कि बॉन्ड बेसिकली लायबिलिटी है जिसके एक्सचेंज के अंदर वो अपने रेवेन्यू को जनरेट करेगी। लॉन्ग टर्म में आते हैं। अब लॉन्ग टर्म जो है ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए बनाया जाता है। अब उसके अंदर ये गवर्नमेंट अपने फंड्स को जो अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए सेंट्रल बैंक से भी राब्ता कर सकती है, और इंटरनल जो है इंटरनल फाइनेंस इसको हम लोग डोमेस्टिक डेट कहते हैं, डोमेस्टिक डेट से भी राब्ता करती है। और उससे भी पूरा नहीं हो रहा तो फिर वो जाके नेशनल IMF से राब्ता करती है इस कंडीशन के लिए। अब गवर्नमेंट डेफिसिट एंड गवर्नमेंट सरप्लस। हाँ बात ना, गवर्नमेंट डेफिसिट एंड गवर्नमेंट सरप्लस के बारे में क्या कहिए?